नमस्कार। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये 9th क्लास की सामाजिक विज्ञान है। द्वितीय व आवधिक परीक्षा नवंबर 2024 का। इसका जितना ऑब्जेक्टिव है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जैसा कि पहला प्रश्न लिखा है, लोकार्नो समझौता पर हस्ताक्षर किस वर्ष किया गया? तो ये 1925 में किया गया है। ऑप्शन सी सही होगा। लोकार्नो संधि जो है वो यूरोपीय देशों के बीच हुई एक शांति संधि थी, जो 5 से 6 अक्टूबर 1925 के बीच किया गया था। लोकार्नो ये जगह है स्विट्जरलैंड में, जहाँ पे यूरोप के देशों ने मिलकर इस संधि पे हस्ताक्षर किया था। अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध में अभूतपूर्व वीरता के लिए किस व्यक्ति को आयरन क्रॉस से सम्मानित किया गया था? तो आयरन क्रॉस जो है वो मिला था आपका हिटलर को। और हिटलर जो प्रथम विश्व युद्ध में एक सैनिक के रूप में लड़ रहा था, उसको यह पुरस्कार दिया गया। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे जानने के लिए है कि आयरन क्रॉस की जो शुरुआत हुई थी वो 1813 से स्टार्ट हुआ था, और प्रथम विश्व युद्ध जो स्टार्ट हुआ था वो 1914 से 1918 के बीच लड़ा गया। इसमें आप जानेंगे कि आयरन क्रॉस जो था वो लगभग प्रथम विश्व युद्ध में जितने सैनिकों ने लड़ा था उसमें से हर तीसरे व्यक्ति को ये पुरस्कार दिया गया। तो ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि हिटलर को मिल गया था, बल्कि हर तीसरे व्यक्ति को ही ये आयरन क्रॉस मिला हुआ था। ठीक है, आगे वाला आते हैं कि किसने हिटलर को चांसलर मनोनीत किया? तो चांसलर मनोनीत करते हैं हिडेनबर्ग। ऑप्शन ए सही होगा इसका। ये जो हिटलर था वो नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी का सदस्य था, जिसे शॉर्ट फॉर्म में नाजी भी कहा जाता है। और उस समय जो राष्ट्रपति थे एडोल्फ हिडेनबर्ग, उन्होंने ही इसको चांसलर नियुक्त किया था। जैसे भारत में प्रधानमंत्री होता है, वैसे वहाँ पे चांसलर उस पद को कहा जाता है। चौथा प्रश्न है कि मार्को पोलो ने भारत के किस साम्राज्य की समृद्धि की चर्चा की है? तो ये किया है विजयनगर साम्राज्य का, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो मार्को पोलो हैं वो 13वीं शताब्दी में आया था, और ये इटली का निवासी था। वेनिस एक वहाँ का फेमस शहर है, वहाँ का था। और ये भारत में विजयनगर साम्राज्य की जो प्रशंसा किया था। पांचवा प्रश्न है कि 1453 में कुस्तुनतुनिया पर किसका आधिपत्य स्थापित हुआ? आप लोग पेन और कलम लेके बैठेंगे, जिससे कि कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा बताई जा रही हैं उसको आप नोट कर सकें। तो 1453 में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का कब्जा हो गया, और कुस्तुनतुनिया पे जो था उस्मानी साम्राज्य के सुल्तान अहमद द्वितीय का आधिपत्य स्थापित हुआ। और ये स्थापना के बाद से ही यूरोप में कुछ घटनाएं घटित हुई, जो इस घटना ने रोमन साम्राज्य का अंत कर दिया। साथ में ईसाईवाद को भी धक्का लगा, और जो उस्मानी सेनाएं थीं वो यूरोप में प्रवेश कर गईं। इस घटना ने क्या किया कि सुल्तान अहमद द्वितीय ने इस घटना से सुल्तान अहमद द्वितीय ने कुस्तुनतुनिया का नाम बदलकर इस्तांबुल कर दिया, जो वर्तमान में भी है। यानी कि इस्तांबुल का जो अर्थ होता है वो होता है इस्लाम का शहर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो छठा प्रश्न है आपका,
छठा प्रश्न है कि स्टाम्प एक्ट कब पारित हुआ। तो स्टाम्प एक्ट जो था वो ब्रिटिश संसद द्वारा 22 मार्च 1765 को पारित किया गया था। कितना? 22 मार्च। और 22 मार्च को एक और चीज़ मनाया जाता है, और ये आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे कि बिहार दिवस कितने मार्च को मनाया जाता है, आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। 8वां है आपका कि मौलिक, अच्छा एक चीज़ की फ्रांस की क्रांति के जो राज क्रांति हुई थी, नहीं यहाँ पे गलत हो रहा है, यहाँ पे गलत हो रहा है, ये नहीं होगा। स्टाम्प एक्ट आपका हुआ 1765 22 मार्च। और फ्रांस की क्रांति जो हुई थी आपकी हुई थी 1789 में हुई थी। और 1765 में स्टाम्प एक्ट जो आया था उसके माध्यम से क्या हुआ कि इस अधिनियम ने समाचार पत्रों पे टैक्स लगा दिया, कर लगा दिया। और जो कर था वो लगभग एक पैसे का था। आप ऐसे में 1 रुपये में 100 पैसा होता है, तो 1 पैसे का टैक्स था। 8वां है कि मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में कौन कार्य करता है। तो मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय करता है। आप सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 32 के तहत, उच्च न्यायालय में 226 के तहत जा सकते हैं और मौलिक अधिकारों के संरक्षण की वकालत कर सकते हैं। आगे है 9वां प्रश्न है आपका, संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। तो ये किया गया था 44वां संविधान संशोधन। जैसे कि जानते हैं इस समय जनता पार्टी की सरकार थी और इन्होंने ही संपत्ति को अधिकार को हटा के कानूनी अधिकार बना दिया, कानूनी 300A ये बना दिया। अच्छा 10वां है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है। अस्थायी है 5 और अस्थायी कितने हैं, ये अस्थायी हैं 10। और अस्थायी जो 5 हैं उनमें हैं अमेरिका, USA, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, यहाँ लिख दे रहे हैं, ब्रिटेन, कितना हो गया, रूस। अच्छा 11वां है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो ये थे राजेंद्र प्रसाद। अब BR अम्बेडकर कौन थे। तो ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। वहीं एनी बेसेंट जो थी वो प्रथम महिला थी कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में। मौलाना 1917 में। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद प्रथम शिक्षा मंत्री थे और लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में भी थे। 12वां है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो वर्तमान में 12 हैं। और मूल संविधान में कितना था, मूल में था 8, लेकिन वर्तमान में 12 ही हैं।
अच्छा, तो आगे वाला है कि 2024 में चुनाव के द्वारा किस लोकसभा का गठन हुआ? तो ये हुआ है 18वीं लोकसभा का। इसके पहले 17वीं चल रहा था, ये 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ है। 14वां है कि 1971 में किस पार्टी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया? तो गरीबी हटाओ का नारा कांग्रेस पार्टी ने दिया। सोचिए, इंदिरा गांधी की सरकार के समय से ही गरीबी हटाया जा रहा है और अभी तक गरीबी नहीं हट पाई है। हाँ, अभी नए आंकड़ों में सबसे ज़्यादा गरीबी हटी है। तो 1971 से ही कांग्रेस पार्टी लग गई थी गरीबी हटाओ, लेकिन गरीबी नहीं हटा पा रही थी। अगला है कि 15वां है, नेपाल की सीमा भारत के किस राज्य से मिलती है? अगला है कि नेपाल की सीमा भारत के किस राज्य से मिलती है? तो ये तीनों से मिलती है, बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, तीनों से ये सीमा मिलती है। वहीं पे 16वां क्वेश्चन है कि 16वां क्वेश्चन है कि गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है नारायणी नदी से। कृष्णा और तुंगभद्रा जो है भारत की नदियां हैं और दक्षिण में पाई जाती हैं, तो ये होंगी ही नहीं। जो गंडक नदी को नारायणी नदी से जाना जाता है नाम से। 17वां है कि हिमालय की कौन सी चोटी नेपाल में स्थित है? तो ये अन्नपूर्णा, मकालू और धौलावीरा तीनों ही पाई जाती हैं। ऑप्शन डी। आप लोग जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट भी नेपाल में ही पाया जाता है और दुनिया की सबसे बड़ी ऊंची चोटी भी है। 18वां है कि रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों की सीमा रेखा है? तो ये है भारत और पाकिस्तान की रेड क्लिफ सीमा रेखा। वहीं मैकमोहन जो है वो भारत और चीन की सीमा रेखा को कहा जाता है। चलिए, और भारत और भूटान और नेपाल और भारत के बीच कोई भी सीमा रेखा निर्धारित नहीं है। दोनों लोग के व्यक्ति एक दूसरे के देशों में आ जा सकते हैं। 19 नंबर प्रश्न है कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो है आपका वो है इंदिरा पॉइंट। जैसा कि आप लोग जानते हैं भारत के 4 बिंदु हैं और इन बिंदुओं को हम उत्तर में इंदिरा कोल, उत्तर में क्या बोलेंगे? इंदिरा कोल, इंदिरा कोल कहते हैं। और दक्षिण में 2 है, एक जो है मुख्य भूमि यानी कि जो हम मुख्य भूमि से जो सटा हुआ है उसको हम कन्याकुमारी कहते हैं। कन्याकुमारी तमिलनाडु में है ये। और वहीं जो इंदिरा पॉइंट है वो भारत के जो द्वीप है, भारत का जो द्वीप है निकोबार द्वीप, ग्रेट निकोबार, वहाँ ये मिलता है। ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट। वहीं आपके गुजरात के साइड कौन सा है? तो गुहार मोती। ठीक है बच्चों, ये गुजरात में है। वहीं अरुणाचल प्रदेश में पूर्व की साइड कौन है? किबथु। किबथु कहाँ है? ये अरुणाचल प्रदेश में है किबथु। अगला है आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका असम में है। और कांवर झील
या बताएंगे बेगूसराय में है, और बेगूसराय है आपके बिहार में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुंदरबन संरक्षित जैव मंडल कहाँ स्थित है? तो सुंदरबन कहाँ है आपके? पश्चिम बंगाल में। सुंदरबन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक था? सबसे अधिक है आपके बिहार का। वहीं उत्तर प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है वो है आपका 829, बिहार का है 1106 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। केरल का आपका 860 है लगभग, और वेस्ट बंगाल का 1028 है। तो सबसे अधिक कहाँ का है? बिहार का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है आपका कि निम्न में से कौन सार्क का सदस्य है? तो सार्क का सदस्य भारत, भूटान, पाकिस्तान, यानी कि ये सभी हैं सार्क के सदस्य। आगे वाला क्वेश्चन है कि निम्न में से सार्क पे मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें उसको विस्तार से बताया जाएगा। अभी बताऊंगा तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। नगदी फसल किसे कहते हैं? तो नगदी फसल यहाँ पे जूट, कॉफ़ी और मिर्चा तीनों हैं। आपके क्वेश्चन में भी आया है कि नगदी फसल किसे कहते हैं? तो जिन फसलों को लाभ के लिए उगाया जाता है और बेच दिया जाता है उससे ही नगदी फसल कहते हैं। मतलब कि हमने उसको उगाया और पैसा कमाने के लिए उगाया और उसको बेच दिया। और ऐसे जो होते हैं उनको आप लोग नोट कर लेंगे। कॉफ़ी होता है, कोको होता है, चाय होता है, गन्ना होता है, कपास होता है, मसाले होते हैं, रबड़ होता है, तंबाकू होता है और जूट भी होता है। तो आप लोग इसको वीडियो को रोक के लिख सकते हैं। अगला है कि राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? ये शुरू किया गया था 2004 में। 2004 14 नवंबर 2004 को भारत के लगभग 150 पिछड़े जिलों में इसको शुरू किया गया था। ठीक है, तो चिल्ड्रन डे के दिन ही इसको शुरू किया था 14 नवंबर को। पूंजी के अंतर्गत शामिल हैं, तो पूंजी के अंतर्गत शामिल होने वाले चीज़ों में कच्चा माल होता है, मशीन होता है और कारखाने, यानी कि सभी होंगे। ठीक है, तो धन भी होता है, संपत्ति भी होता है, मशीनें भी होती हैं, कारखाने होते हैं, भवन होता है, बीज होता है, मानव होता है, भौतिक पूंजी होती है, यानी कि लगभग सब जो है जितना हमने बताया सब पूंजी के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है कि किसका काम मानसिक श्रम के अंतर्गत आता है? तो मानसिक श्रम जो दिमाग से काम करते हैं, जैसे अध्यापक होता है, वकील होता है, तो ये मानसिक श्रम में आता है। वहीं शरीर से जो काम करते हैं किसान, मजदूर, उनका मानसिक नहीं श्रम होता है, श्रम। ठीक, 29वां है कि गरीबी रेखा के नीचे रहना सूचक है। नीचे रहना सूचक क्या है? तो खुशहाली का तो होगा नहीं और अमीरी का भी नहीं होगा। जो गरीब है उसको नीचे रहने का अमीरी का होगा नहीं होगा, तो सूचक है गरीबी यानी पॉवर्टी का। ठीक है, और तीसरी दुनिया के देशों का उदाहरण क्या है? तो तीसरी दुनिया के देशों का जो उदाहरण है आपका वो है भारत। यानी कि प्रथम विश्व युद्ध में इस शब्द को रचा गया था और ये रचने वाले थे ये फ्रांस के एक फ्रांसीसी जनसंख्याविद मानव विज्ञानी थे, अल्फ्रेड सावी थे, जो शीत युद्ध के दौरान तीसरी दुनिया के शब्द का गठा। यानी कि देखिए दुनिया में दो चलता था, एक आपके यूएसए की तरफ से जो था वो प्रथम थे। जितने देश यूएसए को समर्थन किए उसको प्रथम कहे। जो सोवियत यानी कि रूस को समर्थन किया उस समय का यूएसएसआर
यूएसएसआर को समर्थन किया उसको द्वितीय कहें, और जो इन दोनों को नहीं किया उसको क्या कहे ये लोग, तृतीय कह दिए। यानी कि जो इन दोनों को समर्थन नहीं दिया उसको तृतीय देश कह गया। उसमें भारत और बाकी भारत था, वेनेजुएला था, फिलीपींस था, मिस्र था, सोमालिया था, होंडुरस था, नेपाल था, अर्जेंटीना था। यही नहीं, अफ्रीका महाद्वीप के सारे देश, दक्षिण अफ्रीका को छोड़ के लैटिन अमेरिका, लगभग बहुत सारे देश थे जो तृतीय देशों की सूची में आ गए। इसके साथ ही हम अपनी वाणी का विराम देते हैं। धन्यवाद। अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर का बटन भी शेयर भी करिए। ठीक है, धन्यवाद।